वेलकम करता हूं जितने भी माय डियर स्टूडेंट है सेकेंड ईयर के जीएनएम में हैं, तो आप लोग को वेलकम कर रहा हूं। आज का यह वीडियो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के ऊपर है, क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले मैं तीन सब्जेक्ट का करा दिया हूं और यह अपना चौथा सब्जेक्ट है। ओके, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है। देख लीजिए, आज जो हम लेकर आए हैं काफ़ी खूबसूरत प्रश्न लेकर आए हैं। देख लीजिए, कॉन्जिनेंटल एबनॉर्मेलिटी क्या होती है। लिस्ट द कॉन्जिनेंटल एबनॉर्मेलिटी इन चिल्ड्रेन। कहने का मतलब है कि जन्मजात विकार क्या होता है, बालकों में उत्पन्न जो जन्मजात विकार होते हैं उसको सूची बनाना है। ओके माय डियर, मैं बता दूं कि जन्मजात विकार जो होता है, जो जन्म से ही बच्चे में मौजूद होता है, उसी को जन्मजात समस्या, जन्मजात जो है असमानताएं कहते हैं। बालकों में उत्पन्न जो जन्मजात समस्या है, जन्मजात बीमारी है, उसको जो है या जन्मजात असमानता है, उसको सूची बनाना है। आपसे एग्जाम में पूछता है कि जन्मजात विकार क्या है, इसके सूची बनाएं और किसी एक जन्मजात विकार को डिटेल से चर्चा करें। ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम में अगर पूछता है 10 से 15 नंबर में, तो आप यहाँ से डिक्लेयर कर दीजिएगा। ऐसे तो बहुत सारे जो है जन्मजात रोग आपको जानना है, पढ़ना है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं ये कंप्लीट जो है क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले जानिए कि जन्मजात समस्या या असमानताएं होता क्या है। जन्मजात विकार, कॉन्जिनेंटल एबनॉर्मेलिटी। ठीक है ना। अब देखिए, ये जो विकार होता है ना, विकार को हम समस्या कह सकते हैं, असमानता कह सकते हैं, बीमारी के तौर पर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जन्मजात विकार, असमानता जो होता है, शिशु में जन्म के समय से ही उत्पन्न रहने वाली विकृतियां या विकार जन्मजात विकार कहलाते हैं ना। सिंपल सी बात है, जन्मजात विकार यानी जन्मजात यानी जन्म से ही मौजूद होना, वैसा विकृतियां, वैसा असमानताएं या वैसा विकार जो जन्म से ही शिशु में, बच्चे में मौजूद हो, उसी को हम लोग जन्मजात विकृतियां बोलते हैं। सीधी सी सिंपल भाषा है। ठीक है, आगे हैं। अब ये जो जन्मजात रोग होता है, जन्मजात जो समस्या होता है, इसका क्या कारण, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। मैं एक बात बता देता हूँ। ये जो आप कॉज पढ़ रहे हैं ना, ये जन्मजात जो बीमारी होने का जो कारण है, अब आगे जितना भी जन्मजात रोग आप लोग पढ़िएगा ना, सब में यह कारण जो है वैलिड होगा। सब में ये कारण किसी भी जन्मजात रोग के लिए जो है पॉसिबल हो सकता है। तो आप लोग इसको जो है ध्यान में रख लेना है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा तो बहुत सारे जन्मजात रोग के कारण को आप स्पष्ट कर पाएंगे। ठीक है ना, यह सभी में वैलिड होगा। ठीक है, एक कॉमन है। जितने भी आगे जन्मजात रोग देखिएगा, सब में यह कारण जो है आपका चलने वाला है। ओके, देख लीजिए, कारण में अनुवांशिक या वंशानुगत यानी हेरिडेटरी। जो वंशानुगत जो पीढ़ी दर पीढ़ी होता है या एक से दूसरे में होने की जो संभावना होता है कि दादा से पोता में, या फिर दादा से जो है दादा फादर में और फादर से आप में, यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलते रहता है बीमारी, वंशानुगत, जो वंश में किसी न किसी को होते रहता है, पूर्व में भी हुआ और अभी भी होता है, तो उसी को हम लोग वंशानुगत हेरिटेटरी रोग बोलते हैं। ओके, हाइपोक्सिया यानी कम ऑक्सीजन। मान के बच्चा गर्भ में है, उसको कम ऑक्सीजन मिल रहा है, तो एक कारण ये भी होता है हाइपोक्सिया का भी जन्मजात रोग होने का। विकिरण, रेडिएशन। कोई महिला है गर्भ में और वो कई बार न जाने वह रेडिएशन एरिया में रहती है, जॉब वगैरह, मान के कोई लड़की है, शादी हो गया और वो ज़्यादातर रेडिएशन एरिया में रह रही है, काम कर रही है, तो फिर उसको जो है बच्चे होंगे जन्मजात रोग के साथ हो सकते हैं। ओके, संक्रमण में जैसे रूबेला वायरस, ठीक है ना, ई कोली वायरस होता है, स्ट्रेप्टोकोकी होता है, तो ये सब जो आपका वायरस होता है, यह बच्चे को इफ़ेक्ट करता है गर्भ में, और जब बच्चा जन्म लेता है तो हो सकता है वो जन्मजात रोग के साथ जन्म ले। ठीक है, औषधियाँ, कुछ ऐसे औषधियाँ होती है या कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको महिला का लत लग जाता है, जैसे एल्कोहल, निकोटीन, थाइलोमाइड। ठीक है ना, ये सब औषधियाँ हैं जिसको महिला प्रयोग अगर गर्भावस्था में करती है तो उसके बच्चे पर इफेक्ट पड़ता है, और फिर बच्चे जो है जन्मजात रोग के साथ उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं। तो एक महिला को ध्यान में रखना चाहिए कि धूम्रपान नहीं करे। यहाँ पे और पॉइंट बना सकते हैं कि महिला द्वारा धूम्रपान, गर्भवती महिला द्वारा धूम्रपान करना, ठीक है ना, एल्कोहल तो हो ही गया। तो ये सब कुछ कारण बनते हैं जो आपके बच्चे को इफ़ेक्ट करते हैं और बच्चे जन्मजात विकार से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को कारण में ध्यान में रखिएगा, और एक कारण आप कहीं भी लिख दीजिएगा
तो जन्मजात रोग, कोई भी पर्सनल जन्मजात रोग को हम चर्चा करेंगे ना, आगे एक एक जन्मजात रोग को देखेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, तो उसके कारण, लक्षण ये सब पूछता है। तो कारण में आप ए दे दीजिएगा तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दिया है शिशु में होने वाले कुछ जन्मजात बीमारियों की सूची लिखे, जन्मजात विकारों समस्याओं की सूची लिखे। ठीक है, चलिए सूची हम लोग देखते हैं, लिस्ट देखते हैं कि कौन कौन से बीमारी है। देखिए सबसे पहले समझ लीजिए स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा कहने का मतलब होता है यह स्पाइन का रोग होता है जिसमें स्पाइन जो है बाहर की तरफ उभार ले लेता है। ठीक है, और यह जन्मजात ही होता है। तो आप लोग डिटेल में पढ़िएगा तो पता चलेगा स्पाइना बाइफिडा क्या होता है। क्लेफ्ट लिप विदर ओठ, जिसमें ओठ जो है कटा हुआ रहता है जन्म से ही। देखते होइएगा कुछ ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनके ओठ तालु कटे हुए होते हैं, तो क्लेफ्ट लिप हो गया। अगर तालु भी कटा है, जन्म से ही रहता है, क्लेफ्ट पैलेट होता है वो। हाइपोएस्पेडियासिस होता है जो आपका एक मूत्र मार्ग का जो है असमानता होता है, जिसमें मूत्र मार्ग नॉर्मल जो पेनिस के सिरा पर ओपन होना चाहिए वह ओपन, हेड पे ओपन नहीं होकर वह पृष्ठ पे ओपन होता है। ठीक है, निचले भाग में पेनिस के कहीं भी छिद्र रहता है, तो यह एक असमानता है। ठीक है, क्लब फीट या हैंड, मुड़े हुए हाथ या पैर। आप लोग देखते होइएगा कुछ एक बच्चे ऐसे जन्म लेते हैं जिनका हाथ पैर मुड़ा हुआ होता है। ठीक है ना, तो उसी को क्लब फीट या हैंड बोलते हैं। इम्परफोरेट एनस, इम्परफोरेट एनस का मतलब है अछिद्रित गुदा। अब जो मल द्वार होता है उसमें छिद्र नहीं रहता है, फ्लैट उस पर स्किन रहता है, तो यह एक असमानता है जिसे अछिद्रित गुदा कहते हैं, मतलब बिना छिद्र का। हाइड्रोसिफलस होता है जलाशीर्ष, जिसमें मस्तिष्क पर जल भरा रहता है। ठीक है, जल भरा जो है रहता है मस्तिष्क पर, यह एक जन्मजात ही होता है। पाइलोरिक स्टेनोसिस है जो छोटी आंत और पेट अमाशय को जोड़ने वाला जो मार्ग होता है पाइलोरिक मार्ग, उसमें संकुचन हो जाता है, तो यही पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है। आगे है सेरेब्रल पाल्सी, यह मस्तिष्क का आघात होता है जिसमें मस्तिष्कीय पक्षाघात लगता है। ओके, 10वां है मूत्राशय का बहिर्वर्तन, एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर। ठीक है, मूत्राशय का बहिर्वर्तन। उसके बाद है डाउन सिंड्रोम, है बच्चे में जो एक सिंड्रोम बढ़ जाता है उसी को डाउन सिंड्रोम कहते हैं, 21 नंबर का। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, VSD होता है। ओके, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है। उसके बाद है CHD होता है, कॉन्जिनेंटल हार्ट डिजीज होता है। और भी रोग हो सकते हैं जो आपके जन्मजात हो सकते हैं। ठीक है, 14 में लिख दीजिएगा टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, जिसको TOF बोलते हैं, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। ठीक है, हार्ट का रोग है। तो इस प्रकार से जितना आपको आता है लिस्ट याद रहेगा उसको लिख दीजिएगा, अच्छा रहेगा एग्जाम के लिए। ठीक है, एक बार और इसको मैं रिपीट, चाहे आप लोग इसको देख सकते हैं। देखिए जहाँ भी आपको लगे कि मुझे समझने में दिक्कत हो रही है तो वीडियो को रिपीट कर दीजिए, जहाँ से नहीं समझ में आए वहाँ से फिर से रिपीट कर दीजिए, बैक होइए, फिर से देखने प्रयास कीजिए, समझ गए चीज़ों को, ये चीज़ें होता है। ठीक है, आगे यहाँ पे एक दिया है एसोफिगल एट्रेसिया। एसोफेगल एट्रेसिया यह भी एक जन्मजात रोग है जिसमें जो आहार नाल होता है, भोजन वाला नली, और जो श्वास नली होता है, इस दोनों में अनियमितता होता है। यानी आहार नाल श्वसन नाल से जुड़ जाता है, या ये भी, ये तीनों इसके साथ कनेक्टिविटी में, यानी सीधा कहा जाए अविवर्ता है। आहार नाल और श्वसन नाल का जो है असमान जुड़ाव हो जाता है। ठीक है ना, फिस्टूला बना लेता है। ओके, तो ये हो गया आपका यहाँ पे जितने भी मैंने 14 यहाँ पे आपको लिस्ट बता दिया, आप लोग दिमाग में इसको रखिएगा कि कौन कौन जन्मजात सूची है। ओके, अब आता है इसमें एक क्वेश्चन बनता है आपका मेंजाइटिस। मैं मेंजाइटिस के बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, मेंजाइटिस एग्जाम में 5 नंबर में भी और 10 नंबर में भी पूछता है, तो चलिए मेंजाइटिस के बारे में पढ़ा देते हैं। देखिए ये जो मेंजाइटिस होता है आपको मेडिकल सर्जिकल में भी पूछने को मिल सकता है। ठीक है, और अब की बार मेंजाइटिस 15 नंबर में पूछा था एग्जाम में, चाइल्ड हेल्थ में, MP में। ठीक है ना, तो आप भी अगर बिहार से, राजस्थान, UP से है या MP से है तो आप में भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो मेंजाइटिस होता क्या है, आप लोग सुने होंगे एक मेनिनजिस का नाम, मेनिनजिन्स। ठीक है, मेनिनजिन्स होता है जिसको मस्तिष्क का आवरण बोलते हैं, जो मस्तिष्क का एक ब्रेन का यह जो है सिक्योरिटी प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है मेनिनजिस। ओके, तो इस मेनिनजिस में होता क्या है मैं बता दूं, यह एक आवरण होता है, ब्रेन का एक झिल्ली टाइप से होता है जो ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है ना,
तो ये मेनिंजाइटिस का हमको कारण सहित लक्षण, उपचार और प्रबंध सब कुछ बताना है। ओके, देख लीजिए। मेनिंजाइटिस कहा जाए, मस्तिष्क का आवरण शोथ कहा जाए तो मस्तिष्क और मेरुरोज को ढकने वाली जो झिल्ली है, मेनिंजिस है, इसके पर्दाह या सूजन को मेनिंजाइटिस कहते हैं। मैं बता दूं कि आपको मैं बता चुका हूं कि इन्फ्लामेशन क्या होता है। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो इन्फ्लामेशन के बारे में बता चुके हैं। इन्फ्लामेशन कहता है कि जिस भी वर्ड के जो है सफिक्स में आइटिस, पीछे हम लोग आइटिस जोड़ देंगे तो वह इन्फ्लामेशन बन जाता है। तो इसी प्रकार से मेनिंज में आइटिस लगा दिए तो ये मेनिंजाइटिस हो गया। ओके, अब ये मेनिंजाइटिस हो गया तो यह इन्फ्लामेशन हो गया। अब ये इन्फ्लामेशन चोट के कारण भी हो सकता है या इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। ओके, तो मेनिंजाइटिस कहा जाए तो आपको पता है कि मेनिंजाइटिस ब्रेन और स्पाइनल, यह दोनों को कवर करता है, दोनों का एक सुरक्षा आवरण है। ठीक है, यह झिल्ली के रूप में होता है, ढकने वाला होता है। ठीक है, यह इन्फ्लामेशन जो है मस्तिष्क का आवरण शोथ या मेनिंजाइटिस कहते हैं। ओके, समझ गए। यानी मेनिंजिस का इन्फ्लामेशन, जो मेनिंजिस ब्रेन और स्पाइनल को ढकता है, उसके झिल्ली मेम्ब्रेन मेनिंजिस का इन्फ्लामेशन ही मेनिंजाइटिस कहलाता है। सीधी सी बातें हैं। यह बच्चों को तीव्र व घातक बीमारी है जिसे पीडियाट्रिक्स में इमरजेंसी की तरह माना जाता है। अब जो मेनिंजाइटिस होता है, चूँकि ब्रेन के लेयर है, अगर इन्फेक्शन गहरा होगा, समस्या गहरा होगा तो ब्रेन को भी संक्रमित करेगा। तो इस हिसाब से यह एक घातक इमरजेंसी सिचुएशन माना जाता है मेनिंजाइटिस को। ओके, अब यहाँ पे कारण देख लीजिए। मेनिंजाइटिस का जो कारण है मैं बता दूं, मेनिंजाइटिस का क्या क्या कारण होता है। माय डियर, मेनिंजाइटिस के जो कारण होते हैं, वो बच्चे जन्म लेते हैं तो जन्म से 2 माह तक जो होता है वह जो है ई कोली के कारण, स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप बी के कारण, यह जो है आपके जीवाणुओं के नाम है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 2 से 3 वर्ष तक, 2 माह तक है तो ई कोली और स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप बी के कारण, ये आपका बैक्टीरियल नाम है, बैक्टीरिया के प्रकार है। ओके, 2 से 3 वर्ष तक हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के कारण, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के कारण, नाइसेरियाई मेनिंजाइटिस के कारण। ध्यान में रखिएगा, 2 माह से 3 वर्ष तक होगा तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और नाइसेरियाई मेनिंजाइटिस। ओके, ध्यान में रखिएगा, ये सब कारण बनता है। 3 से 16 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, 2 माह से 3 वर्ष तक यहाँ पे हो ही गया। ओके, 3 वर्ष से 16 वर्ष तक अगर होता है मेनिंजाइटिस तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के कारण और नाइसेरियाई मेनिंजाइटिस के कारण। ध्यान में रखिएगा, नाइसेरियाई मेनिंजाइटिस के कारण यहाँ भी और नाइसेरियाई मेनिंजाइटिस के कारण 3 से 16 वर्ष भी। तो 3 ग्रुप है, जन्म से 2 माह, 2 से 3 वर्ष तक, 2 माह से 3 वर्ष तक, 3 वर्ष से 16 वर्ष तक। इस चीज़ को ध्यान में आप लोग को रखना है। ओके, अब हम लोग चलते हैं इसके लक्षण में। वो तो कारण हो गया। लक्षण की बात किया जाए, मैनिफेस्टेशन या सिम्टम्स इसको बोलते हैं। लक्षण में होता यह है कि जैसे ही किसी को मेनिंजाइटिस होता है तो मेनिंजाइटिस में आईसीपी लेवल जो होता है, ब्रेन पर जो दबाव बनाने वाला आईसीपी इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर होता है, यह प्रेशर जो है ब्रेन में बढ़ जाता है। ठीक है, ये आईसीपी लेवल बढ़ जाता है, दबाव बढ़ जाता है, बुखार तेज़ी से रहने लगता है, उल्टी और सिर दर्द होता है, अब बेचैनी होता है, चिड़चिड़ापन लगता है बच्चे में, तेज रुदन, हाई पिच कराई, बच्चा ज़्यादा जो है चिल्लाता है। ठीक है, कभी कभी ऐंठन व आगे का जो फंटली है वह बाहर की तरफ निकल जाता है, गर्दन अकड़ी हुई, नेक स्टेफिनेस हो जाता है, एंड धनात्मक कर्निंग चिन्ह व बुर्जिस्की चिन्ह दिखता है, प्रकाश फोटोफोबिया और कोमा की स्थिति। तो यूँ कहा जाए तो आपके ये जो होते हैं मेनिंजाइटिस में संबंधित जो लक्षण है, अब मानिए ब्रेन का ही समस्या है, ब्रेन का जो कवर है, उस ब्रेन के कवर में ही जो है इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, तो जाहिर सी बात है कि ब्रेन में जैसे ही समस्या होता है, चोट लगता है तो आईसीपी लेवल बढ़ जाता है। समझ गए, आईसीपी क्रेनियल प्रेशर होता है, ये बढ़ जाता है। आपको बुखार नॉर्मल है, बुखार होना ही है, बुखार होगा, सर दर्द होगा तो उल्टी और सिर दर्द होगा ही होगा। उसके बाद जब ये चीज़ें होगा तो जाहिर सी बात है बेचैनी आपका होता ही है,
और बच्चा में ये सारे समस्या होता है तो बच्चा इरिटेट हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, ठीक है। और जब बच्चा में बुखार हो, सर दर्द करे और उसका दर्द नहीं उससे बर्दाश्त हो पाता है तो वह चिल्लाता है, ठीक है, काफ़ी तेज़ जो है आवाज़ करता है। कभी कभी उसका ऐंठन होने लगता है और आगे का जो भाग है मस्तिष्क का अग्रफ्रंटली सामने वाला ललाट वह बाहर निकला हुआ दिखाई आपको दे सकता है, उभरा हुआ। गर्दन अकड़ जाता है, ओके। और जो कर्निंग साइन होता है, जो बुर्जिन्स्की साइन होता है, यह पॉजिटिव होता है, ओके। एंड फोटोफोबिया यानी प्रकाश से डर लगता है इस स्थिति में। और आगे भयंकर होने पर कोमा का भी, बेहोशी का भी हालात बन जाता है। तो ये सब लक्षण है जिसको आपको क्लियर कर लेना है। एक से दूसरे रिलेटेड होता है लक्षण, कुछ लक्षण अलग हो सकते हैं बट ज़्यादातर जो लक्षण इसमें होंगे एक से दूसरे को रिलेटेड करते जाता है, ओके। अब आगे आता है इसके लिए उपचार क्या है। तो चूंकि यह एक इन्फेक्टेड भी हो सकता है, संक्रमित भी हो सकता है, चोट भी हो सकता है, तो उपचार में क्या होता है देख लीजिए। CSF के संवर्धन व संवेदनशीलता कल्चर एंड सेंसिटिविटी के अनुसार 7 से 10 दिन तक एंटीबायोटिक दवाई देते हैं, जैसे सेफ्ट्रियाजोन, एमिकासिन, पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन आदि, ठीक है। और अगर ट्यूबरक्यूलर मेनिंजाइटिस है यानी आपको ब्रेन में टीबी वाला मेनिंजाइटिस है तो उसमें ATT शुरू करते हैं, एंटी टीबी ट्रीटमेंट जो होता है शुरू करते हैं, ओके। तो नॉर्मली इसके उपचार में जो CSF होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड यानी जो द्रव भरा होता है CSF, यही बढ़ता है तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर लगता है ICP। तो इसके बढ़े होने पर जो इन्फेक्शन होता है, मेनिंजाइटिस जो किया रहता है, उसको रोकने के लिए जो है हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं, सेफेटोजाइम, एमिकासिन, पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, ठीक है। ये सब आपका जो है ध्यान में रखना है, ये सब एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक लगभग बहुत सारे बीमारी में जो है आपको साथ में चलते ही हैं इन्फेक्शन वगैरह को रोकने के लिए, ठीक है। बढ़े हुए अंतःकपालीय दबाव ICP हेतु मेनिटोल देते हैं। अब आप लोग देखिएगा कि हॉस्पिटल में जब किसी को ब्रेन में चोट लगा होता है या बहुत ज़्यादा सर दर्द करता है, सर दर्द कमने का नाम नहीं लेता है, तो उस कंडीशन में ICP को कम करने के लिए, ब्रेन में जो प्रेशर लग रहा है उसको कम करने के लिए, अब चूँकि प्रेशर लगने से भी दर्द होता है काफ़ी ज़्यादा, तो इस लेवल को कम करने के लिए मेनिटोल दिया जाता है, ओके। आगे है ऐंठन व झटको हेतु एंटी कन्वल्सेंट देते हैं, जैसे फेनीबार्बिटोन, डाइजापाम, फेनिटोन, सोडियम। मैं बता दूं माय डियर कि जो ऐंठन होता है, जो झटका लगता है, उसको कंट्रोल करने के लिए एंटी कन्वल्सेंट दवाई दिए जाते हैं, ठीक है, जो रोकता है दौरा झटका को, जैसे फेनीबार्बिटोन, डाइजापाम, फेनिटोन, सोडियम, ओके। ये सब चूँकि आप लोग लक्षण देखिए, हम लोग ट्रीटमेंट किस बेसिस पर करते हैं, लक्षण के बेसिस पर ही। डॉक्टर ट्रीटमेंट किस बेसिस पर करते हैं, लक्षण के बेसिस पर ही। तो ऐसा नहीं है कि जो मेन बीमारी है सिर्फ उसी का डॉक्टर दवाई देते हैं, जो उसके साथ सहायक लक्षण है, जैसे सिर दर्द होना, ठीक है, बुखार आना, उल्टी होना, झटके लगना, दौरा पड़ना, ये सभी लक्षण में हम लोग देखें तो इसका भी तो ट्रीटमेंट करेंगे ना। अगर बुखार नहीं जा रहा है तो जो है हम लोग एंटीपायरेटिक देंगे बुखार के लिए, ठीक है ना। दर्द अगर नहीं जा रहा है तो एनाल्जेसिक देते हैं, तो वो भी जो है चलाया जा सकता है जब ज़रूरत पड़ने पर, ठीक है। दौरा आ रहा है तो दौरा के लिए भी चलाएंगे एंटी कन्वल्सेंट दवाई। तो लक्षण के बेस पर जो है ट्रीटमेंट चलता है, मेडिकल ट्रीटमेंट यानी दवाई वाला उपचार, ओके। आगे बढ़ रहे हैं। प्रदाह एवं निस्राव एक्जिउडेट को कम करने हेतु स्टेरॉयड देते हैं, सूजन वगैरह इन सब को कम करने के लिए हम लोग स्टेरॉयड दवा देते हैं, ठीक है। बुखार को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक देते हैं, अभी मैंने बताया। जल व इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाने के लिए IV फ्लूइड देते हैं। मान गए बॉडी में जल और इलेक्ट्रोलाइट की कमी है तो उसके लिए IV फ्लूइड जो है प्रदान हम लोग करते हैं। तो यही कुछ देखिए लक्षण आप बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। बस लक्षण लिख लिए और ट्रीटमेंट भी आप आसानी से लिख सकते हैं लक्षण के बेस पर ही। आप देख लीजिए क्या क्या लक्षण हो सकता है, उसी लक्षण का आप लोग जो है उसी के लिए दवाई सब लिखते चलिए, ट्रीटमेंट लिखते चलिए, वही उपचार हो जाता है, समझ गए। और कुछ जो है एक्स्ट्रा भी उपचार देते हैं, सिर्फ दवाइयाँ तो नहीं ना चलता है उपचार में, और भी एक्स्ट्रा चीज़ भी चलते हैं, आई फ्लूइड वगैरह, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं।
ये हो गया यहाँ पे आपका समापत। अब आता है नर्सिंग प्रबंध, नर्सिंग मैनेजमेंट। मैं बार बार कहता हूँ, मेरे वीडियो में देखने के लिए कुछ रहता नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ है, आप पढ़ लिए हो गया। लेकिन मेरे वीडियो से ज्ञान लेने के लिए बहुत कुछ रहता है, समझने के लिए बहुत कुछ रहता है। अगर मेरी बातों को मोबाइल चालू करके साइड में भी रख दिए, हेडफोन लगा लिए, तो आप सुनकर बहुत सारे चीज़ को समझ सकते हैं। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, मैं देखता हूँ वीडियो को मात्र 2 मिनट, मात्र जो है 2.5 मिनट, 3 मिनट तो होता ही नहीं है, 2.5 मिनट, इससे ज़्यादा लोग नहीं देख रहे हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा लोग नहीं देख रहे हैं। तो इसमें गलती किसकी है? जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है तो लोग बोलते हैं मैं क्या पढूं, क्या पढूं, क्या होगा, कुछ नहीं याद है, कैसे होगा। तो भाई मेरे या बहन मेरे, अभी से आप आधा घंटा 1 घंटा समय नहीं दे रहे हो अपने पढ़ाई पर, तो ना आगे आपका फ्यूचर ब्राइट है और ना अभी एग्ज़ाम के लिए आप तैयार हो। तो कम से कम 1 घंटा समय तो देना चाहिए आपको। सबके पास समय, कितना भी कोई बिजी होगा, 1 घंटा समय निकाल ही सकता है पढ़ाई के लिए अपने, नहीं तो बेकार आप एडमिशन लिए हैं नर्सिंग में। ठीक है ना, हकीकत जो है वो मैं बता रहा हूँ। अब नर्सिंग प्रबंध कहने का मतलब है कि नर्स के द्वारा जिस भी बीमारी में जो प्रबंध किया जाता है, पेशेंट को देख रेख सहायता किया जाता है, वही जो है नर्सिंग प्रबंध हो जाता है। तो एक बच्चा है, मेनिंजाइटिस है उसको, तो नर्स जो है क्या क्या अपना योगदान देगी। एक बात ध्यान में रखिए, नर्स कभी भी जो है प्रबंध मैनेजमेंट करेगी तो वह अपने मन से कोई भी दवाई नहीं देगी, अपने मन से कोई भी ट्रीटमेंट शुरू नहीं करेगी। बस नर्स एक असिस्ट का काम करती है, एक सहायक का काम करती है डॉक्टर का, कि डॉक्टर जो भी प्रिस्क्राइब कर दिए, जो भी दवाई दे दिए, उसको जो है नर्स जो है देती है। ठीक है, साथ में हालात को, कंडीशन को मॉनिटरिंग करती है नर्स कि कौन सा मरीज़ कब किस कंडीशन में है। अगर सीवियर कंडीशन, गंभीर हालात में मरीज़ अगर जा रहा है तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करती है, अपने मन से कुछ जो है दवाई वगैरह नहीं देती है। तो इन बातों को ध्यान में रखकर जो है हम नर्सिंग मैनेजमेंट किसी भी बीमारी, किसी भी एज ग्रुप के लिए आराम से लिख सकते हैं। जैसे अब नर्सिंग मैनेजमेंट लिखने का अलग अलग तरीका है, मैं बता दिया, लक्षण मैंने आपको बता दिया। तो लक्षण में क्या क्या होता है उसको कम करने के लिए जो है आप चाहे तो 5 पॉइंट लक्षण से उठा लीजिए और एक पॉइंट में 4-4 लाइन लिख दीजिए, फिर दूसरा में 4 लाइन, फिर तीसरा में 4 लाइन। और वो 4 लाइन क्या होगा? तो वो 4 लाइन यही होगा, जैसे सर दर्द है, बुखार है, ठीक है, तो हम लोग पहला पॉइंट लिखेंगे बुखार को कम करने के लिए, बुखार का प्रबंध। ठीक है, तो बुखार फीवर का प्रबंध में क्या होगा, उसको कोल्ड स्पॉन्ज देंगे। ठीक है ना, जो रूम का वातावरण है वो ठंडा रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को आराम करने देंगे और लास्ट में एंटीपायरेटिक दवाइयाँ दे देंगे। ठीक है, तो ये बुखार का प्रबंध हो जाएगा। उसी प्रकार से जो है हमको था मतलब जो भी है उस बेचैनी, तो बेचैनी का पर रेस्टलेस होगा, बच्चा इरिटेट होगा, तो उसके लिए क्या प्रबंध करेंगे, तो बच्चा को आराम दिलाएंगे, बच्चा को सिंपैथी, ठीक है ना, बच्चा को जो है साइकोलॉजिकल मदद करेंगे, उसको जो है पेरेंट्स को जो है हम लोग शिक्षा देंगे कि बच्चे को हैंडल कैसे करना है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें जो है बीमारी के अनुसार, लक्षण के अनुसार जो है आप इसके मैनेजमेंट को भी आराम से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लाइन बाई लाइन लिख दिया है, बट ये सही तरीका नहीं है लिखने का। सही तरीका वही है कि लक्षण के बेस पर जो मैनेजमेंट होगा उस लक्षण में से 4 से 5 या 6 पॉइंट उठाइए और हर पॉइंट को जो है आप मैनेज करिए कि कैसे आप उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें होता है। जैसे लाइन बाय लाइन है, देख लीजिए, ये रेयर केस में चलता है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो उसमें आप ये लिख दीजिएगा लाइन बाय लाइन 10 गो लाइन तो चलेगा। लेकिन अगर 15 नंबर में एक क्वेश्चन अगर पूछ दिया कि नर्सिंग मैनेजमेंट भी इसका बताए, तो फिर वहाँ पे प्रॉपर आपको लक्षण के आधार पर पॉइंट बनाइए और उसको मैनेज कीजिए। ठीक है, देख लीजिए। वैसे मैं बता देता हूँ, देख लीजिए, मेनिंजाइटिस के संदेह के साथ भर्ती बालक को अन्य बच्चों से अलग रखते हैं क्योंकि यह तीव्र संक्रामक बीमारी है। अब मेनिंजाइटिस चूँकि हम लोग जानते हैं संक्रामक बीमारी है, देखे भी है कि किन किन जीवों से, सूक्ष्म जीवों से होता है, तो उसको लिए बच्चे को अलग रखते हैं। ओके, आइसोलेट करके बालक के स्राव को उचित प्रकार से निस्तारण करना चाहिए। पुनः संक्रमित, विसंक्रमित तकनीक जैसे हर बार हाथ धोना, ग्लव्स पहनना आदि का ध्यान रखें। अब चूंकि यह संक्रामक बीमारी है, संक्रामक बीमारी का आप जो है मैनेजमेंट करेंगे
तो उसके लिए आपको हाथ धोना, ग्लव्स पहनना, ठीक है, गाउन पहनना, और जो भी बच्चे से सिक्रेशन हो रहा है उसको उचित तरीके से डिस्पोज करना, ये दायित्व बनता है। तो दूसरा ये पॉइंट हो गया। आगे है तीव्र प्रकाश व शोरगुल से बच्चे को दूर रखें, क्योंकि रोगी को फोटोफोबिया, सिर दर्द की अवस्था बढ़ती है। चूँकि हम लोग लक्षण में देखें कि फोटोफोबिया होता है, प्रकाश से डर लगता है, तो इस कंडीशन में बच्चे को प्रकाश से दूर रखेंगे, शोरगुल कम करेंगे। चौथा पॉइंट बनता है बालक की स्थिति निरंतर बदलते रहे, वह त्वचा की देखभाल करे, व्यक्तिगत स्वच्छता प्रदान कर आराम में वृद्धि करे। कहने का मतलब है कि बच्चा बेड पर पड़ा हुआ है, लगातार एक ही स्थिति में रहेगा तो उसको घाव हो जाएगा, बिस्तरी घाव, तो इसके लिए निरंतर स्थिति बदलते रहना चाहिए। पांचवा पॉइंट बनता है कि बालक की जो कॉन्शियस लेवल है, चेतना, उसका आकलन करे और दौरा पर निगरानी रखे, झटका पर, सीजर पर। झटकों की प्रकृति, कितना देर के लिए झटका आता है, इसको नोट करना चाहिए एज ए नर्स। ओके, आगे बनता है बालक का प्रत्येक 2 घंटे में TPR, टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन रिकॉर्ड करे, कि ये सब वाइटल मॉनिटरिंग होता है, प्रत्येक 2 घंटे में मॉनिटर करते रहना चाहिए, ठीक है ना। शुरू में बालक को IV माध्यम से ही द्रव पोषण दे, उसके बाद राइस ट्यूब से एवं धीरे धीरे मुख से पर्याप्त उच्च जो है पोषण मान वाले सुपाच्य द्रव देते रहे। कहने का मतलब है बच्चा का तो प्रॉब्लम है ब्रेन में, हो सकता है वो चबा नहीं सके, तो IV से ही जो है उसको पोषण द्रव वगैरह देते रहें। 8वां है डॉक्टर के निर्देशानुसार सभी दवाइयाँ और ऑक्सीजन भी देते रहें। ओके। 9वां है कोल्ड स्पॉन्जिंग एवं एंटीपायरेटिक दवाइयों द्वारा शरीर का तापक्रम समान बनाए रखें। जो बताए थे ना बुखार कम करने के लिए, यहाँ पे है ना कोल्ड स्पॉन्जिंग और एंटीपायरेटिक दवाइयाँ। 10वां है शरीर की स्थिति बनाए रखने के लिए निष्क्रिय व्यायाम, फुटबोर्ड का प्रयोग आदि का उपयोग करें, ठीक है। एंड 11 नंबर का है बालक का इनटेक आउटपुट चार्ट तैयार करें, जैसे पानी कितना ले रहा है तो मूत्र कितना त्याग रहा है, तो यही इनटेक आउटपुट का जो है चार्ट तैयार करें। नेक्स्ट है बेहोश बालकों में नोजोगोस्ट्रिक ट्यूब से पोषण दे, ठीक है, नाक में जो डाल कर देते हैं ट्यूब, उससे पोषण दे। मुंह एवं एनजी ट्यूब की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। आगे है माता पिता को रोग व उपचार के बारे में बताएं एवं उनमें स्वयं स्वच्छता पूर्वक देखभाल, ठीक है ना, करने की प्रति आत्मविश्वास पैदा करें। अब यहाँ पे देखिए जो लक्षण में हमने क्या देखा था कि कोमा की स्थिति होता है, तो उसके लिए भी यहाँ पे देखभाल है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा है कि बच्चे को बुखार होता है तो उसके लिए यहाँ पे है, ठीक है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। मैंने देखा है कि द्रव संतुलन बनाए रखे तो उसके लिए यहाँ पे है, ठीक है, लक्षण में। उसके बाद हमने देखा है दौरा, तो दौरा के लिए भी यहाँ पे दिया है क्या कर सकते हैं। ओके, लक्षण में हम लोग देखें फोटोफोबिया होता है तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है। ओके, उसके बाद जो है हम लोग सारा चीज़ देखे हैं, तो इन सब चीज़ों को आपको जो है ध्यान में रखना पड़ता है। लक्षण के बेस पर ही नर्सिंग मैनेजमेंट लिखा जाता है। ओके, चलिए विदा लेते हैं, धन्यवाद।